अपना संजीवन है। बच्चों, आज हम हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 6 रक्त और हमारा शरीर, यह यतीश अग्रवाल जी का लेख पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला भाग हमने पिछली वीडियोस में देख लिया है। आज हम उसी पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में रक्त के बारे में और रक्त की कमी के कारण जो कुछ बीमारियां होती है उसके बारे में बहुत ही अच्छा दिया है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चा माल होता है, वो बहुत ही कारखानों को चलाने के लिए, कौन से कारखानों को, जो हमारे लाल रक्त कण होते हैं और सफ़ेद रक्त कण होते हैं, ये जो बनाने के कारखाने होते हैं हमारे शरीर में, वो चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके आगे का भाग अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। देखो बच्चों, हमारे शरीर में लाल रक्त कण और सफ़ेद रक्त कण, ये जो होते हैं ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। और ये रक्त कण तैयार करने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, वो कच्चा माल यानी क्या होता है, प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी जो माल होता है उसे ही उसका कच्चा माल कहते हैं। और ये सफ़ेद कण और लाल कण तैयार होने के लिए इसका बहुत ज़रूरी है। यदि ये रक्त कण नहीं बन गए, इसकी कमी हो गई, तो लाल कणों की कमी से ही एनीमिया हो जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने दीदी से सवाल किया। देखो बच्चों, क्या हम संतुलित आहार लेने मात्र से हम यानी संतुलित आहार लेकर हम एनीमिया से बच सकते हैं क्या? यह सवाल अनिल ने अपनी डॉक्टर दीदी से किया है। डॉक्टर दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यह तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा और कारण है पेट में कीड़े हो जाना। देखो, एनीमिया के कारण यहाँ पर दिए हैं। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। और इसके अलावा और भी कारण है जिससे एनीमिया, यह बीमारी हो सकती है। वो कौन सी है? देखो, एक कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। कीड़े होना यानी हमारे पेट में जब जंत हो जाते हैं उसे ही कहते हैं कि कीड़े हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बने गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी पिए। देखो बच्चों, एनीमिया का एक कारण है कि पौष्टिक आहार की कमी। दूसरा कारण यहाँ पर बताया है कि पेट में कीड़े होना। यह कीड़े क्यों होते हैं यह भी दिया है। दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थ हम जब खाते हैं, शरीर में जब इनका प्रवेश होता है, तब यह कीड़े हमारे शरीर में होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए और अच्छा भोजन खाना चाहिए। हमेशा भोजन खाने से पहले हाथ साफ कर लेने हैं और स्वच्छ साफ हाथों से ही हमें खाना खाना है और पानी पीना है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। देखो, ऐसे जो कीड़े हमारे पेट में तैयार होते हैं, इसका और भी एक रीज़न यहाँ पर दिया है। पहले का तो दिया है कि दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थ खाने से, और दूसरा रीज़न क्या है? देखो,
जिसके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जो कीड़े होते हैं, अलग प्रकार के जो कीड़े होते हैं, उसके अंडे कहाँ पर होते हैं? जमीन के सतह भाग पर, यानी ऊपर भाग जो होता है उस पर इसके अंडे पाए जाते हैं। और यह हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे यानी छोटा सा जीव जंतु, उसे लार्वे कहा जाता है, त्वचा के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर आंतों यानी आंतड़ी में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का यही उपाय है कि शौच के लिए यानी टॉयलेट के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। इधर उधर नंगे पैर यानी पैर में बिना जूते पहने यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहिए। जो धूल में, कीचड़ में बहुत सारे छोटे छोटे जंतु होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? फिर से यह महत्वपूर्ण बात अनिल ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन ली है और थोड़ा सा सोचने के बाद वह डॉक्टर दीदी से और एक सवाल पूछ रहा है। कौन सा सवाल है? देखो, रक्त में जो सफेद कण और प्लेटलेट्स होते हैं यानी बिंबाणु, वह हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? इस सवाल का जवाब डॉक्टर दीदी कैसे देती है? देखो, दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं का भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी सफेद कण जो हमारे शरीर में होते हैं, वास्तव में उन्हें क्या कहा जाता है? वीर सिपाही, यानी रोगों से लड़ने वाले सिपाही। जैसे युद्ध में वीर सिपाही लड़ते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में जब किसी बीमारी का या किसी बाहर के जीवाणु का हमला हो जाता है, तब उससे लड़ने का काम कौन करता है? वीर सिपाही यानी सफेद रक्त कण। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उससे डटकर मुकाबला करते हैं, यानी शरीर के अंदर घुसने नहीं देते। यानी बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करने का काम सफेद रक्तकण करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। देखो बच्चों, सफेद रक्त कण किस तरह हमारे शरीर के वीर सिपाही है, उसी तरह ये जो बिंबाणु भी है वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जब हम कब खेलते हैं, छोटे बच्चे खेलते वक्त गिरते हैं, बड़े भी लोग कभी कभी गिरते हैं, चोट आती है, जख्म हो जाती है, उसे बहुत सारा रक्त बहता है। तो चोट लगने पर रक्त जब बहता है तब उस रक्त का जमाव करने की जो क्रिया होती है, यानी उस रक्त को बंद करना, वो बहुत पतला होता है शुरू में, वो जाड़ा बनाने का काम बिंबाणु का होता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी-पटी दीवार को मकड़ी के जाले के समान बुन देती है और उससे रक्त बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव बहना कम हो सकता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद
सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने एक सवाल डॉक्टर दीदी को पूछा है कि घाव यानी जख्म गहरी हो तो बहुत सारा खून बह सकता है, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने इस पर बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। जब बहुत गहरा घाव हो तो हमें घर में नहीं बैठना है, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना ही है, और जाने के बाद वो डॉक्टर उससे टाँके भी लगवा सकते हैं। और लेकिन डॉक्टर के पास जाते वक्त हमें वैसे ही नहीं जाना है जहाँ पर चोट आई है, वहाँ पर एक साफ कपड़ा कस कर बांध लेना है ताकि वहाँ से ज़्यादा खून नहीं बह सके। दबाव पड़ने के कारण खून का बहना कम हो जाता है, लेकिन अगर बहुत रक्त बह गया हो तो रक्त चढ़ाने की भी जरूरत हो सकती है। दीदी ने बहुत ही अच्छी तरह से इसका जवाब दिया है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। अनिल ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जब खून की कमी होती है हमारे शरीर में तो किसी का भी खून हम ले सकते हैं क्या। डॉक्टर दीदी इस पर क्या जवाब देती है, देखो। अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। देखो बच्चों, अभी सुना कि रक्त 4 मुख्य वर्णों में बांट दिया जाता है। यहाँ पर वो ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, ओ ए बी, यानी जो ओ पॉजिटिव होता है वो किस किस को रक्त दे सकता है, ए भी दिया है यहाँ पर। ओ वाला ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए वाला ए और ए बी को ही दे सकता है। बी रक्त ग्रुप जिसका है वो बी और ए बी को दे सकता है, और ए बी जिसका है वह ए बी को ही दे सकता है। तो जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उस रक्त समूह का ही रक्त उन्हें दिया जाता है। जैसे कि ओ पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव ही रक्त चाहिए, ए बी पॉजिटिव को ए पॉजिटिव का भी चलता है, बी पॉजिटिव का भी चलता है। ओ पॉजिटिव तो हम सबको चलता है, लेकिन वो वाले को वो पॉजिटिव ही रक्त चाहिए। यानी ओ पॉजिटिव ये जो रक्त का ग्रुप है उसे रक्तदाता कहा जाता है। वैसे ही अनेक रक्तगठ होते हैं, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तब क्या करेंगे, अनिल ने सवाल पूछा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। दीदी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है कि जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त मिलने के लिए क्या सुविधा है। ऐसी आपात स्थिति यानी संकटकालीन स्थिति में ब्लड बैंक से हम रक्त ले सकते हैं। ऐसी ब्लड बैंक हर एक अस्पताल में होती है जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है, समय समय पर हम सबको रक्तदान करना बहुत जरूरी है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने फिर से सवाल पूछा है। अनिल बड़ा होशियार है, सवाल पे सवाल पूछ रहा है। आपके भी मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो आपको भी ऐसे सवाल पूछने चाहिए और उसके आंसर भी लेने चाहिए। अनिल ने सवाल पूछा है कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, लेकिन उस पर डॉक्टर दीदी ने क्या जवाब दिया है, देखो। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। देखो बच्चों, रक्तदान कौन कर सकता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्वस्थ यानी जिसका शरीर तंदुरुस्त हो वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग
300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। यानी रक्तदान करने से हमारे शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं आती है। एक समय हम कितना रक्तदान दे सकते हैं? 300 मिलीलीटर। और रक्तदान करने पर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाती हुई बोली। देखो कितना अच्छा उसने जवाब दिया है। रक्तदान क्यों करना चाहिए? हमें तो रक्तदान करना ज़रूरी है। हमारा शरीर रक्त फिर से तैयार करता है। वैसे भी हमारे शरीर में कितना खून होता है? खून यानी रक्त ही 5 लीटर। इसमें से यदि कुछ रक्त हम जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दे तो उसे कुछ हमारी तो कमजोरी नहीं होती है, हमारा शरीर कुछ बिगड़ता नहीं है। तो ऐसा करना कुछ गलत बात नहीं है। दीदी बहुत अच्छी तरह से समझाती है अनिल को। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। अनिल भी बड़ा होशियार है। उसने भी यह सुनने पर जवाब दिया है कि मैं भी जब 18 साल से बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी हर साल नियमित रक्तदान करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों, आपको भी ऐसी बातें सीखनी चाहिए। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अनिल को शाबाशी दी है डॉक्टर दीदी ने, क्योंकि अनिल ने भी तय किया है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना, और यही हमारी इंसानियत होती है कि मनुष्य की मदद करना, सहायता करना, इंसानियत दिखाना। तो बच्चों, आप भी ऐसी मदद करोगे ना? हाँ, आप करोगे ही, मुझे भी आपसे यही उम्मीद है। तो आप भी अनिल जैसे बहुत ही होशियार बच्चे हो। तो डॉक्टर दीदी ने बहुत ही अच्छी तरह से अनिल को ये सब कुछ समझा दिया है। यानी रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। जैसे कि अनिल और उसकी बहन दिव्या की जो बीमारी है एनीमिया, उससे लेकर हमें क्या क्या खाना चाहिए वो भी हमें समझ में आया है। और उसके साथ साथ हमें रक्तगट जो होते हैं, रक्तदान क्यों करना चाहिए, रक्त में कौन कौन सी चीज़ें होती है, ये भी हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। यह पाठ यानी यह लेख जो है, यतीश अग्रवाल जी का जो लेख है, बहुत ही अच्छा लेख है। इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई है। आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह से पठन करना है। धन्यवाद।